वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मिथ्या। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो इस होल सीरीज में 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। होल सीरीज मिस्ट्री में ही चलती रहती है। आखिरी के 2 एपिसोड्स में कुछ अलग ही लेवल की कहानी निकल के आती है। उसी तरह इस सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और क्लाइमैक्स भी भाई साहब धांसूदार है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही 2 लेडीज को दिखाया जाता है। इस बंदी का नाम है जूही, दूसरी बंदी का नाम है रिया। और यहाँ पर हमको ये बात पता नहीं चलती कि इन दोनों में से कौन प्रिजन में है। जूही पूछने लगती है कि उस रात क्या हुआ। रिया बताने से मना कर देती है, लेकिन दोबारा जूही से कहने लगती है कि मैंने उसकी मौत देखी थी। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब इस सीरीज की होल कहानी ऑलमोस्ट फ्लैशबैक में ही चलती रहती है। फ्लैशबैक में जूही और उसके हस्बैंड नील को दिखाया जाता है, जो फिलहाल ये दोनों कांड कर रहे हैं और उसी तरह ये दोनों एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। कांड करने के बाद नील जूही से कहने लगता है कि टांगे ऊपर करके रखो, और वो भी 10 मिनट तक। लेकिन जब नील सो जाता है 10 मिनट पूरे होने से पहले जूही अपने बिस्तर से उठ के एंटी एंजाइटी के टैबलेट्स खाने लगती है। मतलब जूही को सम काइंड ऑफ बीमारी होती है। खैर अब इन दोनों के बारे में बात करें तो जूही और नील ये दोनों किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। जूही हिंदी लैंग्वेज की प्रोफेसर होती है। जब जूही क्लास ले रही होती है, रिया क्लास को लेट से आती है। ये रिया वही है जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। खैर क्लास खत्म होने के बाद जूही से मिलने के लिए विशाल नाम का एक बंदा आता है और विशाल की बातों से जूही को ये बात पता चलती है कि आने वाले कुछ दिनों में कमेटी मेंबर्स मीटिंग रखने वाले हैं और इसी तरह कमेटी मेंबर्स ये सोच रहे हैं कि जूही को इस कॉलेज का एचओडी बनाए। सो विशाल एडवांस में जूही को कांग्रेस भी बोलता है। उसके बाद जूही फ्रेशअप होने के लिए वॉशरूम में आती है। तभी जूही के पीछे पीछे विशाल भी आता है। फौरन ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, रोमांस करने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ पर रियल विशाल नहीं था। जूही विशाल को इमेजिनेशन कर रही है, मतलब उसको इमेजिनेशन करके प्लेजर हासिल कर रही है। तभी उस वॉशरूम में एक बंदा या एक बंदी आती है। इस बंदे की आहट सुनकर जूही चुपचाप हो जाती है। जूही उस बंदे को तो नहीं देखती, लेकिन उसके शूज जरूर देखती है। खैर उसके बाद जूही रिया को अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि क्लास में सारे स्टूडेंट्स ने जूही को अपना अपना हिंदी लिटरेचर सबमिट किया था। रिया ने भी किया। रिया का लिटरेचर पढ़ने के बाद जूही को ये लगता है कि रिया ने इस लिटरेचर को कहीं से कॉपी किया है। रिया बताने लगती है, नहीं मैम, ये मेरी खुद की लिटरेचर है। खैर इसी बातों ही बातों में रिया पुष्पा बन जाती है, मतलब अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल लेती है। तब जाके जूही इन शूज को देखती है। जूही को समझ में आता है कि वॉशरूम में और कोई नहीं, रिया थी। ये देखकर जूही को और गुस्सा आता है, क्योंकि शायद रिया चोरी छुपके जूही को ताक रही थी। खैर इसी हिस्से को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता है। रिया जूही से बदतमीज से पेश आती है। रिया की ये हरकतें देखकर जूही रिया को अपने सब्जेक्ट में फेल कर देती है। ये देखकर बेचारी और दुखी होती है। रिया फौरन दोबारा जूही के पास जाती है और जूही से कहने लगती है कि मैम मैं मानती हूँ कि मैं क्लास को लेट से आती हूँ, मैं हिंदी सही तरह से बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं हिंदी बहुत अच्छी तरह से लिख सकती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और वैसे भी आप इस बात को थोड़ा पर्सनली ले रहे हैं। इस तरह से रिया इनडायरेक्टली बाथरूम की बात लाती है और कहने लगती है कि मैडम मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन जूही कहने लगती है कि मैं झुकेगी नहीं साली। कॉलेज खत्म होने के बाद जूही और नील ये दोनों जूही के माँ बाप के घर जाते हैं। इसी बातों ही बातों में जूही रिया की बात को लाती है कि रिया ने उस एस्से को कॉपी किया होगा। लेकिन जूही का फादर आनंद जूही से कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे किसी पर ब्लेम कर सकती हो, क्या तुमने देखा उसको कॉपी करते हुए। खैर दूसरे दिन रिया एचओडी दीपाली के पास जाती है, जूही की कंप्लेन करती है। दीपाली जूही को अपने ऑफिस में बुलाती है और इन दोनों की बातें सुनने के बाद दीपाली इन दोनों से कहने लगती है कि मैं एक कमेटी को अरेंज करूंगी इस बात का फैसला करने के लिए क्या रिया ने उस एस्से को कॉपी किया था या नहीं। घर आने के बाद जूही यही बात अपने हस्बैंड नील को बताने लगती है कि रिया ने इसकी कंप्लेंट एचओडी से कर दी। और यहाँ पर नील अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जूही उतनी एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि शायद ये अभी भी बच्चा नहीं चाहती। इसी बातों में जूही रिया की वो एस्से नील को दिखाती है। नील इसे पढ़कर कहने लगता है, इसे तो बहुत अच्छा है, लड़की जीनियस है। इस तरफ रिया अपने हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम होता है रोनी, उसे अपने कमरे में बुलाती है और इसे जूही के घर के एड्रेस के बारे में पता करने के लिए कहती है। अब रोनी ऑलरेडी रिया पर लट्टू होता है, उसे एड्रेस ला के दे देता है। इस तरफ रात होने के बाद जूही और नील ये दोनों रिया के हिस्से के बारे में ही बात करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में नील जूही से कहने लगता है कि कल हमारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, याद है ना तुमको।
जूही कहने लगती है, अरे यार नील, कल नहीं, कल मुझे काम है। नील कहने लगता है, अब तक हम 3 बार डिले कर चुके हैं, और कितने दिन डिले करोगी। फाइनली जूही मान लेती है। तभी हम ये देखते हैं कि जूही के घर के बाहर रिया है। रिया बाहर से इन दोनों को देखती रहती है। उसके बाद सीन 8 दिन बाद शिफ्ट होता है। 8 दिनों बाद नील का मर्डर हो जाता है। नील को किसी ने मार दिया। इसी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अजीत और सुनंदा यहाँ पर आते हैं, और ये दोनों फिलहाल जूही पर ही शक करते रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे केसेस में हस्बैंड या वाइफ ही कल्प्रिट होते हैं। खैर पास्ट में जूही और नील ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर्स इन दोनों की रिपोर्ट्स को देखकर कहने लगती है कि जूही की रिपोर्ट सही है, कमी तो नील में है, और इन दोनों को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेफर करती है। वापसी में नील गुस्से में आकर रैश ड्राइविंग करते रहता है कि इसने बच्चों को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे, लेकिन अब नील खुद बाप नहीं बन सकता, और इसी गुस्से की हालत में जूही पर चिल्लाने लगता है। जूही को भी बहुत गुस्सा आता है। नील को गाड़ी रुकाने के लिए कहती है। वहीं से जूही पैदल अपने कॉलेज चली जाती है। खैर क्लास में आने के बाद जूही रिया की एसे पढ़कर उसे इंसल्ट करने लगती है कि ये एसे कॉपी किया हुआ एसे है, और जब रिया इस बात का डिफेंस करती है, जूही रिया को क्लास खत्म होने तक खड़ा रहने के लिए कहती है। खैर कॉलेज खत्म होने के बाद जूही और उसकी एक और फ्रेंड बाहर जाते हैं कुछ दारू वगैरह पीने के लिए। अब चूंकि जूही को पता चल चुका है कि ये माँ बनने वाली नहीं, इसलिए जूही सिगरेट दारू वगैरह पीना स्टार्ट करती है। और उसी तरह आज जूही और नील के बीच झगड़ा हुआ था। ये इतना जल्दी घर भी जाना नहीं चाहती। इस तरफ नील लेट होने की वजह से बार बार जूही को कॉल करते रहता है, लेकिन जूही इसकी कॉल को इग्नोर करती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उसी बारिश में रिया जूही के घर आती है और नील से कहने लगती है कि मैं मैम को कुछ सपोर्टिंग नोट्स देने के लिए आई हूँ, क्या मैम घर पर है। अब ऑफ कोर्स उस वक्त जूही घर पर नहीं होती। रिया को बैठने के लिए कहता है, और एक्चुअली उस वक्त नील दारू पी रहा होता है। रिया भी नील से एक पैक बनाने के लिए कहती है। इसी बातों ही बातों में रिया धीरे धीरे नील के क्लोज आने लगती है। नील से कहने लगती है कि पता नहीं क्यों जूही मैम मुझे हेट करती है, लेकिन मैं जूही मैम को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कहते हुए थोड़ी देर बाद रिया वहाँ से चली जाती है, और थोड़ी देर बाद जूही फुल दारू पीकर अपने घर वापस आती है। टेबल पर 2 ग्लास को देखकर नील से पूछने लगती है, क्या कोई घर पर आया था। नील बताने लगता है, हाँ तुम्हारी स्टूडेंट रिया आई थी कुछ नोट्स देने के लिए। यह सुनने के बाद जूही का सारा नशा उतर जाता है और गुस्से में आकर नील से कहने लगती है कि मेरी गैर मौजूदगी में रिया हमारे घर आई और तुमने उसको शराब पिलाया। इसी गुस्से की हालत में जूही अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। इसकी बिल्ली का नाम होता है भाई साहब, लेकिन इधर उधर ढूंढने पर इन दोनों को भाई साहब की लाश नजर आती है। दूसरे दिन बेचारी जूही अपनी बिल्ली को लेकर बहुत अपसेट रहती है। नील बताने लगता है कि शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया होगा, लेकिन जूही को पक्का यकीन होता है कि भाई साहब की मौत दूसरे कारण की वजह से हुई होगी, क्योंकि भाई साहब अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाते। खैर उसके बाद जूही अपनी किताब लेकर अपने फादर के पास जाती है। एक्चुअली आनंद भी एक प्रोफेसर होता है, और यहाँ पर जूही एक किताब लिख रही है। उसी को करेक्शंस वगैरह करवाने के लिए हमेशा जूही अपने फादर के पास आती रहती है। इसी दौरान जब जूही दीवार पर देखती है, दीवार पर इसकी एक फोटो मिस होती है। यही बात जूही अपने फादर से पूछती है। आनंद बताने लगता है, हाँ वो फोटो नीचे गिर के उसका फ्रेम टूट गया, मैंने फ्रेम डलवाने के लिए भेजा हुआ है। खैर जूही कॉलेज आने के बाद रिया से माफी मांगने लगती है, उसे सॉरी कहती है कि इसको क्लास में इस तरह से इंसल्ट करनी नहीं चाहिए थी, और इसी तरह इसका भाई साहब मर चुका है, ये थोड़ी अपसेट सी है। रिया भी जूही के ऊपर इतना गुस्सा नहीं होती। खैर उसके बाद जब नील अपने ऑफिस में आ रहा होता है, रिया नील से बातें करते हुए उसके ऑफिस में आती है, और उसी तरह रिया नील की तारीफ करने लगती है, धीरे धीरे इसके करीब आने लगती है। मतलब रिया की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये नील को लाइन मार रही है। अब नील भी बेचारा धीरे धीरे फिसलते रहता है, और इसी तरह जूही से इसके हिस्से के बारे में बात करने के लिए कहती है। खैर जब जूही अपने ऑफिस में आती है तो इसके टेबल के ऊपर एक लेटर होता है, और इस लेटर में ये लिखा होता है कि सॉरी फॉर योर भाई साहब। ये नोट देखने के बाद जूही समझने लगती है कि ये नोट रिया ने रखा होगा। सो रिया से बात करने के लिए जूही उसके हॉस्टल उसके कमरे में जाती है, क्योंकि उसका कमरा ऑलरेडी खुला होता है। मौके का फायदा उठाकर जूही उस कमरे की तलाशी लेने लगती है। वहीं पर रिया के लैपटॉप पर जूही अपने सारे फोटोग्राफ्स देखती है, जिसका मतलब रिया हमेशा जूही को फॉलो कर रही थी। तभी वहाँ पर रोनी आता है रिया के लिए। रोनी के आने की आहट सुनकर जूही वहीं पर छुप जाती है। उसके बाद वो किसी भी तरह करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। नील के पास आकर यही बताने लगती है कि रिया मुझे फॉलो कर रही है, उसके रूम में मेरे फोटोग्राफ्स है। ये सुनने के बाद नील उल्टा जूही को डांटने लगता है
कि तुम बिना किसी के परमिशन से किसी के रूम में कैसे जा सकती हो, गलती तो तुमने की है। इस तरफ जब रिया अपने कमरे में आती है तो इसे ऐसा लगता है कि इसके कमरे में कोई आया है। रिया फौरन अपने सीक्रेट बक्से को ओपन करती है। उस बक्से में जूही और उसके फादर की फोटो होती है और आनंद ने क्या कहा था कि वो फोटो इसने फ्रेम डलवाने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन वो फोटो तो रिया के पास है। उसके बाद रिया रोनी के पास जाकर उसे मक्खन लगाती है और सीसीटीवी फुटेज ला के देने के लिए कहती है। मतलब रिया देखना चाहती है कि इसके रूम में कौन आया था। अब रोनी ऑलरेडी लट्टू होता है, सीसीटीवी फुटेज रिया को लाके देता है। रिया उस फुटेज को देखने पर यह बात पता चलती है कि इसके कमरे में और कोई नहीं, जूही आई थी। ये देखकर रिया अपने असली गेम को स्टार्ट करती है। हर दूसरे दिन जब जूही टेनिस खेल के शवर करके अपने लॉकर के पास आती है अपने बैग लेने के लिए, इसकी बैग में इसकी रिंग नजर नहीं आती। एक्चुअली जूही हमेशा यही कंफ्यूजन में रहती है कि इसको रिंग पहनना है या नहीं। जूही को अपने बैग में इसकी रिंग तो नजर नहीं आती, लेकिन कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं और एक्चुअली ये फ्लावर्स रिया यूज करती है। जूही यही बात नील को जाके बताती है कि शायद रिया ने इसकी रिंग चुरा ली है, लेकिन नील जूही की बातों पर यकीन नहीं करता। ये समझने लगता है कि जूही ने ही जानबूझकर उस रिंग को कहीं पर गवा दी, क्योंकि इसको हमेशा रिंग निकालने की आदत है। खैर उसी रात रिया का फादर राजगुरु अपने घर में एक पार्टी रखता है। एक्चुअली राजगुरु एक बहुत बड़ा ट्रस्टी होता है। उस पार्टी में उस कॉलेज के काफी सारे प्रोफेसर्स भी शामिल होते हैं। पार्टी के दौरान जब रिया जूही और नील को ड्रिंक सर्व कर रही होती है, जूही रिया की उंगली में अपनी रिंग को देखती है। जूही फौरन रिया के पास जाकर इस रिंग के बारे में पूछती है कि तुमने मेरी रिंग क्यों चुराई। रिया बताने लगती है ये आपकी रिंग नहीं बल्कि मेरी मॉम की रिंग है, मेरे मॉम ने मुझे दिया। लेकिन जूही रिया का पीछा करते हुए उसके हाथ से उसकी रिंग को छीन लेती है और उस रिंग को देखने के बाद जूही को ये बात पता चलती है कि ये रिंग एक्चुअली इसकी रिंग नहीं है, क्योंकि जूही के रिंग के पीछे जूही और नील का नाम होता है, इस पर किसी का भी नाम नहीं। अब जूही का ये हंगामा देखकर नील फौरन जूही को अपने घर लाता है। उसे डांटने लगता है कि खामखा तुमने वहाँ पर एक हंगामा खड़ा किया। इसी बात को लेकर जूही और नील के बीच झगड़ा होने लगता है। बातों ही बातों में जूही नील को एक छापड़ भी लगाती है। हर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रिया के पास ऐसे ही 2 आइडेंटिकल रिंग्स है और इसी तरह जूही की रिंग रिया के पास ही है। मतलब रिया ने जूही की रिंग चुरा ली थी। मतलब रिया ने डुप्लीकेट रिंग पहनकर पार्टी में एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि जूही पर्सनली रिया को नफरत कर रही है। दूसरे दिन रिया नील से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है। नील रिया को देखकर उसे सॉरी बोलने लगता है कल जो जूही ने कांड किया था उसके लिए। लेकिन रिया नाटक करने लगती है कि सर मैं जूही मैम से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, शायद उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आज रात किसी जगह पर एक छोटी सी पार्टी है, जूही मैम को आप लेकर आइए। इस तरफ जूही कॉलेज खत्म होने के बाद अपने मायके आ जाती है और इसी तरह नील का कॉल भी पिक नहीं करती। अब बेचारा नील घर में अकेला बोर फील होने लगता है। वो रिया के बताए हुए एड्रेस पर जाता है पार्टी पे। अब पार्टी होने की वजह से ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। रिया नील से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगती है कि जब रिया 6 साल की थी उस वक्त इसकी माँ ने सुसाइड कर लिया और उसकी वजह इसका फादर ही था, इसीलिए रिया अपने फादर को उतना लाइक नहीं करती। इसी बातों ही बातों में रिया हर बार FUCK का वर्ड यूज करती रहती है। नील से पूछने लगती है क्या आप ये वर्ड यूज नहीं करते। सो इसी बात को लेकर धीरे धीरे रिया नील को सेड्यूस करने लगती है। खैर नील घर आने के बाद अननोन नंबर से इसको एक मैसेज आता है क्या तुम अभी भी जगे हो। नील फौरन उस नंबर को कॉल करने पर नील को ये बात पता चलती है कि ये नंबर और किसी का नहीं रिया का है। रिया कॉल में ही नील से थोड़ा डर्टी चैट करती है। इसकी न्यूड पिक्चर नील को सेंड करती है और नील को भी अपना न्यूड सेंड करने के लिए कहती है। सो नील अपनी नुन्नू की सेल्फी रिया को सेंड करता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिया उसकी स्क्रीनशॉट ले लेती है। खैर दूसरे दिन कॉलेज में कमेटी मेंबर्स और जूही ये दोनों रिया का वेट करते रहते हैं। आपको याद है ना HOD ने एक कमेटी को अरेंज किया था ये पता करने के लिए कि रिया ने कॉपी किया है या नहीं। उसी की आज मीटिंग है। इसी दौरान रिया जूही को नील की वो पिक्चर सेंड करती है और पूछने लगती है कुछ जाना पहचाना सा है ना। मतलब रिया को ऑलरेडी पता होता है कि मीटिंग में जूही इसको झूठा करार देगी, इसीलिए रिया ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान कर लिया, जूही को ब्लैकमेल किया। जब मासूम बनकर रिया कमेटी के सामने आती है, अब जूही तो ऑलरेडी अपसेट होती है क्योंकि इसको पहले से ही एंग्जाइटी होती है। वो कमेटी में बिना बैठे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहाँ से जूही वापस अपने मायके आती है और एक्चुअली कल जूही की माँ बाप की 35th मैरिज एनिवर्सरी है। आनंद उसी की तैयारियां करता रहता है।
इस तरफ जब नील जॉगिंग कर रहा होता है तभी इसको एक मेल आता है कि इसके नॉवल के लिए राजगुरु ग्रैंड परमिशन दे दिया और नील इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। नील बहुत खुश होता है। वो फौरन जूही को मैसेज करता है कि प्लीज तुम मुझे कॉल करो। तभी उसी रास्ते में रिया नील के सामने आती है। नील बताने लगता है कि रिया कल जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ। प्लीज तुम इस बात को सीरियसली मत लो। प्लीज तुम उन फोटोज को डिलीट कर दो। रिया कहने लगती है कि मैं तो वो फोटोज कब का डिलीट कर दिया। इस तरफ जूही अपने माँ बाप को जो कुछ हुआ वो सच बता देती है। ये सुनने के बाद आनंद बहुत गुस्सा होता है। जूही कहने लगती है कि पापा मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगी। थोड़ी देर बाद जब नील आनंद के घर आता है, आनंद नील पर गुस्सा होने लगता है कि तुम अपने स्टूडेंट को अपने न्यूड फोटोज कैसे सेंड कर सकते हो। ये सुनने के बाद नील को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बात लीक कैसे हुई। वो फौरन जूही के पास जाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और इसी तरह इसकी नावल की खुशखबरी सुनाता है। जूही भी नील को एक खुशखबरी सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। नील कहने लगता है चलो हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन जूही नील की बातों को नहीं मानती। उसके बाद आनंद गुस्से में रिया के पास आता है, उसके हॉस्टल। और एक्चुअली यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ अलग ही बातें होती है। मतलब पास्ट में आनंद ने कुछ कांड किया था, वो कांड रिया जानती है और उसी तरह रिया आनंद को तुम कहकर बुलाती रहती है। आनंद भी कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी मत करो। हाँ मैं मानता हूँ मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। इस तरह से कुछ अलग ही बातें होती रहती है। खैर उसके बाद रिया अपने फादर से मिलने के लिए उसके घर आती है और एक्चुअली रिया की माँ मरने के बाद राजगुरु ने एक और शादी कर ली, लेकिन वो औरत हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है। राजगुरु हमेशा उसका ख्याल रखते रहता है और इसी तरह राजगुरु ये चाहता है कि रिया भी इसकी स्टेप मॉम का ख्याल करे, लेकिन रिया को ये बात पसंद नहीं आती। गुस्से में रिया वहाँ से चली जाती है। इस तरफ कॉलेज में विशाल जूही से ये कहने लगता है कि कल मीटिंग में ये अचानक से उठ के चली गई। सो कमेटी मेंबर्स ये सोचने लगे कि जूही को HOD बनाए या नहीं। शायद जूही को अगले साल ही ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद जब जूही अपने ऑफिस में आती है तो इसके ऑफिस में ऑलरेडी नील बैठा होता है। दोबारा जूही को कन्विंस करने की कोशिश करते रहता है और इसी तरह से ये भी कहने लगता है कि इसने अपना एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लिया है क्योंकि अब जूही माँ बनने वाली है, इसकी केयर करना जरूरी है। लेकिन जूही नील को माफ नहीं करती। घर आने के बाद जूही की माँ जूही को यही समझाने लगती है कि नील को माफ कर देना चाहिए। खैर रात होने के बाद जब नील किसी बार में बैठकर दारू पी रहा होता है तभी रिया नील को मैसेज करती है कि ये इससे मिलना चाहती है, बहुत अर्जेंट है। नील फौरन रिया के हॉस्टल के पास जाता है। उस वक्त रिया हॉस्टल के टॉप पर बैठी होती है, वो भी H पर। नील भी धीरे धीरे करते हुए रिया के पास जाता है, उसे वहाँ से आने के लिए कहता है, लेकिन उस वक्त रिया बहुत दारू पी चुकी होती है। रिया नील को अपने साथ बिठा लेती है। नील रिया को डांटने लगता है कि तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अब देखो मेरी मैरिज लाइफ ही अटकी पड़ी है। जूही मेरे पास आना नहीं चाहती, वो मुझे छोड़ के चली गई। देखते ही देखते रिया दोबारा नील को सेड्यूस करने लगती है, उसे पप्पी शप्पी भी करती है। इसी रोमांटिक मूड में रिया नील को अपने कमरे में ले जाती है। ये दोनों वहाँ पर कांड करते हैं। इस तरफ जूही अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी पर होती है। इस तरफ हॉस्टल में कांड होने के बाद नील फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम जाता है। तभी रिया नील का फोन लेकर जूही को मैसेज करती है, उसे मिलने के लिए घर बुलाती है। सो जूही फौरन अपने घर के लिए रवाना होती है। उसके 3 घंटे बाद नील का मर्डर हो जाता है। नील को किसी ने मार दिया। सो सीन प्रेजेंट पर आता है। अजीत और सुनंदा ये दोनों रिया के पास आते हैं। पूछताछ के दौरान रिया पुलिस वालों को ये बताती है कि नील का और इसका अफेयर चल रहा था और सारा का सारा इल्जाम नील पर ही डालती है। मतलब कि इन्होंने काफी सारी बार सेक्स किया। रिया इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन नील मार नहीं रहा था। यह सुनने के बाद अजीत रिया की जैकेट मांगता है फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए, क्योंकि अजीत को शक होता है क्या सच में नील और रिया का अफेयर था। और इसी तरह ये भी समझने लगता है कि शायद इन दोनों का अफेयर जूही को पता चल चुका होगा। जूही ने नील का मर्डर कर दिया। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। उस रात जब नील वॉशरूम से बाहर आता है तो उस रूम में ना रिया होती है ना ही इसका फोन, लेकिन उसकी जैकेट में जूही और उसके फादर की फोटो होती है। ये देखकर नील को शक होने लगता है। इस तरफ जूही वापस अपने घर आती है, नील को बुलाने लगती है, लेकिन उस वक्त रिया उसी घर में रहकर जूही को मैसेजेस करती रहती है नील के फोन से। थोड़ी देर बाद रिया नील का फोन वहीं पर रख के कहीं पर छुप जाती है। उसी वक्त नील भी वापस अपने घर आता है। जूही को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जूही बताने लगती है कि मुझे तुम्हारा मैसेज आया इसलिए मैं चली आई। नील बताने लगता है कि एक्चुअली मेरा फोन मेरे पास नहीं, मेरा फोन रिया के पास है। इस तरह से थोड़ा झूठ कहने लगता है कि जब ये बार में था रिया ने इसको कॉल करके बुलाया
और उसे धमकी देने लगी कि रिया जूही को बता देगी कि इन दोनों में कांड हुआ। इसी बातों ही बातों में नील जूही को वो फोटो दिखाता है और उसे पूछने लगता है कि ये फोटो रिया के पास पाई गई। ये फोटो देखकर जूही समझने लगती है कि शायद रिया का और इसके पापा का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। सो फौरन जूही अपने मायके जाती है। जूही जाने के बाद जब नील घर में आता है तो घर में रिया बैठी होती है। इस तरफ जूही अपने पापा के पास जाकर फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि ये फोटो रिया के पास कैसे आई। पहले तो आनंद सच को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जूही को और उसकी वाइफ को सच बताने लगता है कि बहुत सालों पहले रिया की माँ का और आनंद का अफेयर चल रहा था और उस वक्त रिया की माँ आनंद की स्टूडेंट थी और उसी तरह रिया जूही की बहन है। सच सुनने के बाद जूही और उसकी माँ आनंद को नफरत करने लगते हैं। इस तरफ रिया भी नील को सब कुछ सच सच बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद नील रिया से कहने लगता है कि इसमें जूही की कोई भी गलती नहीं है, तुम उसे क्यों टारगेट कर रही हो, ऊपर से वो माँ भी बनने वाली है। लेकिन रिया नील की बातों को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद जब जूही वापस अपने घर आती है तो इसके घर में नील की लाश होती है। उसके बाद सीन 1 घंटे बाद शिफ्ट होता है, मतलब प्रेजेंट डे पर। पुलिस वाले जूही को पुलिस स्टेशन लाकर ये बताने लगते हैं कि नील और रिया का अफेयर चल रहा था। मरने से पहले नील ने रिया के साथ कांड किया था और सीसीटीवी फुटेज का प्रूफ भी दिखाते हैं, जहां पर रिया और नील ये दोनों रिया के कमरे में जा रहे हैं रोमांस करते हुए। यह सुनने के बाद जूही शॉक में रह जाती है। यही बात जूही अपने माँ को भी बताती है। उसके बाद सुनंदा जूही के ऑफिस में जाकर उसके ऑफिस की तलाशी लेने लगती है। तलाशी के दौरान सुनंदा को एक लेटर मिलता है और वो लेटर रिया ने लिखा होता है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैडम, मेरा और नील का अफेयर चल रहा है और अफेयर की शुरुआत नील ने ही की थी। हमने काफी सारी बार कांड किया। मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन नील नहीं मान रहे। इस तरह से एक झूठा लेटर होता है। तभी अजीत सुनंदा को कॉल करके ये बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गए हैं। मर्डर वेपन में जूही और नील के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। सो सारे सबूत जूही के खिलाफ होने की वजह से पुलिस वाले जूही को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर दूसरे दिन फॉरेंसिक डॉक्टर अजीत और सुनंदा को हॉस्पिटल बुलाता है और इन दोनों को ये बताने लगता है कि नील की बॉडी में 2 वेपन्स के निशानात है, एक गर्दन के पास, एक छाती में, और एक्चुअली दोनों भी अलग अलग वेपन्स है। ये सुनने के बाद सुनंदा को रिया पर ही शक होता है। सुनंदा फौरन रिया के हॉस्टल जाती है उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। तलाशी लेने पर सुनंदा को उस कमरे में एक सीक्रेट बॉक्स नजर आता है। सुनंदा उस बक्से की चाबी फाइंड आउट करके उस बक्से को ओपन करती है तो उस बक्से में 2 आइडेंटिकल रिंग्स होते हैं और ये रिंग के पीछे जूही और नील का नाम लिखा होता है। सुनंदा यही सबूत ले जाकर अजीत को दिखाती है। अजीत कहने लगता है कि शायद नील ने ऐसी ही रिंग रिया को गिफ्ट की होगी, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था ना। तो सारे सबूतों को इग्नोर करते हुए अजीत जूही पर ही शक करते रहता है। उसके बाद आनंद रिया से मिलने के लिए किसी कैफे में आता है और एक्चुअली कुछ सालों पहले, मतलब जब रिया 6 साल की बच्ची थी, इसी कैफे में रिया की माँ ऊपर से नीचे जंप लगाकर सुसाइड कर लिया था। खैर आनंद रिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा दो, वो माँ बनने वाली है। उस दिन रात एक्चुअली क्या हुआ, प्लीज सच सच बताओ। सो रिया उस रात का इंसिडेंट बताने लगती है। उस रात बातों के दरमियान नील रिया का गला दबाते हुए उसे मारने की कोशिश की थी। रिया अपनी जान बचाने के लिए एक खंजर लेकर नील के गले में स्टैब कर दिया, लेकिन दोबारा नील किचन की नाइफ लेकर रिया को मारने की कोशिश की, लेकिन दोबारा रिया उसी चाकू से नील के छाती में स्टैब कर दिया। इस तरह से नील की मौत हो गई। सच जाने के बाद आनंद रिया को ये दिखाता है कि इसके पास हिडन कैमरा है और एक्चुअली ये हिडन कैमरा का प्लान सुनंदा का ही है, रिया के मुंह से सच उगलवाने के लिए। रिया ने अपने डिफेंस में नील का कत्ल किया, जिसकी वजह से पुलिस वाले रिया को गिरफ्तार कर लेते हैं, जूही को छोड़ देते हैं और एक्चुअली सेल्फ डिफेंस मर्डर करने की वजह से रिया को 3 साल की सजा होती है। इस तरफ अब आनंद गिल्टी होता है। सो आनंद जूही और उसकी माँ को छोड़ के दूसरे घर में रहने लगता है। उसके बाद सीन फिर से 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर जूही की पहली बुक पब्लिश हो चुकी होती है और उसी तरह अब जूही इस कॉलेज की HOD भी है और उसी तरह जूही को बेटा पैदा हो चुका होता है, इसका नाम है यश। जूही, इसका बेटा, इसकी माँ अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। खैर एक दिन जूही रिया से मिलने के लिए जेल जाती है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इस वक्त रिया जेल में होती है और उस रात क्या हुआ ये पूछने लगती है। उस रात नील और रिया के बीच बहुत तू-तू मैं हो गई थी। नील रिया को मारने के लिए उसका गला दबाने लगा, लेकिन रिया को मारा नहीं था। उसे फौरन अपने घर से दफा होने के लिए कहता है, लेकिन रिया भाई साहब का कॉलर नील को दिखाती है, जिसका मतलब उस दिन रिया ने ही भाई साहब को मारा था। यह देखने के बाद नील रिया से कहने लगता है कि रिया
क्या पता है तुम्हारी माँ ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया। यह सुनने के बाद रिया को बहुत गुस्सा आता है। एक खंजर लेकर नील के गले के पास स्टैब कर देती है। बेचारा नील वहीं पर गिर के मर जाता है। रिया फौरन रोनी को कॉल करके जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताती है। रोनी रिया को एक आइडिया देता है कि वो किचन की नाइफ लेकर नील के छाती में स्टैब कर दे। उसी तरह से जब रिया ऐसा कर रही थी, एक्चुअली उस वक्त नील जिंदा ही था। अगर नील को हॉस्पिटल ले जाए तो नील बच सकता था। इसके बावजूद भी रिया नील को मार दिया और जो पहली वाली खंजर थी वो बाहर लाकर किसी जगह पे फेंक दिया। अब इस चीज को सेल्फ डिफेंस दिखाने के लिए रोनी रिया का गला घोटने लगता है और कैफे में यही चीज रिया ने आनंद को दिखाया था। मतलब रिया जानती थी कि कभी न कभी इसका जुर्म पकड़ा जाएगा, इसीलिए रिया ने ऐसा प्लान बनाया। और सेल्फ डिफेंस पर जो कोई भी मर्डर करता है उसे उतनी सजा नहीं होती। फाइनली जूही रिया से ये कहने लगती है कि अब तो भी तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जेल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जी लो। लेकिन रिया के मन में कुछ और ही होता है। वो रोनी को कॉल करके आनंद के घर भेजती है आनंद का मर्डर करने के लिए। तभी उसी वक्त जूही, उसका बच्चा, जूही की माँ आनंद के घर आते हैं। जूही अपनी पब्लिश की हुई किताब आनंद को दिखाती है। आनंद भी जूही की सक्सेस को देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद जूही के घर एक लेटर आता है और ये लेटर एक्चुअली रिया ने लिखा होता है। रिया कहने लगती है कि अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, तुम्हारा यश बहुत सुंदर है। ये लेटर पढ़ने के बाद जूही फौरन अपने बेटे के पास जाती है। उसका बेटा सही सलामत तो होता है, लेकिन उसके बेटे के पास कुछ फूल होते हैं, जिसका मतलब रिया यहाँ पर आई थी। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।